Next, we're going to discuss the types of schizophrenia. जो आपकी schizophrenia है, according to DSM-4 TR, it has been classified into 5 subtypes. ठीक है, one is catatonic, disorganized, paranoid, residual, and undifferentiated. Residual और undifferentiated schizophrenia को subtypes of schizophrenia कहा जाता है, and catatonic, disorganized, and paranoid are the different types of schizophrenia. अब जनरली जब DSM-4 में इसको इस तरह क्लासिफाई किया गया था, it did not work very well in helping in diagnosing and everything. So now the experts basically classify this whole as a spectrum. यानी कि schizophrenia is defined as a spectrum disorder that includes all the previous subtypes, यानी कि यही पांचों types इसके अंदर included है. It is a group of related mental disorders that share some symptoms and there are variations. जिस तरह आप एक म्यूजिक के अंदर डिफरेंट थीम्स की वेरिएशंस आ रही होती हैं एंड दे अफेक्ट द सेंस ऑफ व्हाट इज रियल, यानी कि दे चेंज हाउ यू थिंक, फील और एक्ट. तो बट for our course coverage purposes, we are going to discuss these 5 types, starting from catatonic schizophrenia. Catatonic schizophrenia is one feature of a serious mental illness called schizophrenia. Schizophrenia prevents you from separating what's real from what's not, and it is a state of mind called psychosis. ये हम previously established कर चुके हैं. Catatonic schizophrenia affects the way you move in extreme ways. यानी कि जो आपकी movements हैं catatonic schizophrenia उनके ऊपर असर करता है. आप या तो बिल्कुल खामोश और बिल्कुल still हो सकते हैं, या फिर आप complete bizarre movements और hyperactive हो सकते हैं for no reason at all. The new name for this condition is schizophrenia with catatonic features or schizophrenia with catatonia. इसके सिम्टम्स में अंदर आपका आता है कि दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट टॉक, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टेयर करते रहते हैं मुसलसल, आपकी मूवमेंट्स, आपकी स्पीच को मुसलसल पैरट करेंगे, यानी कि उसको बार बार रिपीट करेंगे, देख के उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, या फिर बहुत ज्यादा अपने फीट को टैप करते रहेंगे, या कोई स्पेसिफिक मूवमेंट है जो बहुत ज्यादा रिपीट करते रहेंगे. When you think about catatonia, आप अपने माइंड में एक ऐसा कोई लेके आए, फॉर एग्जाम्पल जो चार्ली चैपलिन होता था, उसकी अगर आप माइंड में लेके आए, चार्ली चैपलिन किस तरह की कुछ एपिसोड्स होती थी जिसके अंदर वो बिल्कुल एक बुत की तरह बिहेव करता था, एक इस तरह का अपना पोस्टर बना के रखता था जिसमें वो मूव नहीं कर रहा, उसको कोई मूव करने की कोशिश भी करता था तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता था, एक बिल्कुल डमी की तरह वो बिहेव कर रहा होता था, अपने आप को बिल्कुल एक कहते हैं कि I cannot remember the exact word, लेकिन आप ये माइंड में रखिए कि एक पपेट की तरह बिहेव करते हैं, वो एक बिल्कुल स्टोन जो डमी होते हैं उनकी तरह बिहेव करते हैं, स्टैच्यू जो होते हैं उनकी तरह बिहेव करते हैं. अब इसके ना दो तरह की होती है, एक आपका स्टपर कैटाटोनिक पोजीशन होती है, एंड द अदर वन इज एक्साइटमेंट कैटाटोनिक पोजीशन. जो कैटाटोनिक स्टपर है इसके अंदर बहुत सा इनसेंसिटिविटी है, इंडिफरेंस है और इसेंट्रिक किस्म का बिहेवियर ऑफ सिटिंग एंड लाइंग इन अ स्ट्रांग पोजीशन विदाउट एनी चेंज फॉर लॉन्ग आवर्स. यानी कि इसके अंदर आप उसको बहुत जोर से भी हिलाते हैं, उसको एक्सट्रीम हीट, यानी कि एक इंसान तपती धूप में धूप के नीचे खड़ा हुआ है विदाउट मूविंग एट ऑल, तो ये एक नॉर्मल चीज है, इनसेंसिटिविटी है. क्या आप क्या उस इंसान को गर्मी या उसको हीट जो है वो तंग नहीं कर रही कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले? फिर ये कि क्या उसको फर्क नहीं पड़ा कि वो इतनी धूप में खड़ा हुआ है, या फिर लाइक सिटिंग एंड और लाइंग और स्टैंडिंग इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन विदाउट एनी चेंज फॉर लॉन्ग आवर्स. उसमें वो खाते नहीं है, उसमें वो पीते नहीं है, उसमें किसी भी किस्म का तकलीफ दे स्टिमुलस उनको मिल रहा हो, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट. उनकी कैटाटोनिक इमोबिलिटी की वजह से जो उनके लिम्स होते हैं, यानी उनके हाथ और पाँव होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टिफ और स्वोलन हो जाते हैं. और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी नेगेटिविज्म का मतलब ये होता है कि जिस टाइम अगर आप कोशिश करें कि आप उनकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करें, आप उनको उस जगह से हटाने की कोशिश करें, वो इंस्टेंटली बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और नेगेटिविज्म आता है कि दे डू नॉट लेट एनीवन चेंज देयर पर्टिकुलर पोजीशन और the stupor that they're in. ठीक है. सेकेंड जो इसका फेज होता है वो एक्साइटमेंट कैटाटोनिक पोजीशन हो सकती है, जिसमें पेशेंट ही सडनली ट्रांसफॉर्म्स इनटू एक्साइटमेंट. वो बहुत ज्यादा चीखेगा, वो चिल्लाएगा, वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो जाएगा बहुत स्पीड के साथ. समटाइम्स द पर्सन में अटैक समवन एंड कॉज हार्म, एंड इवन इन केसेस में ये होता है कि द पेशेंट माइट कंसिडर
killing someone or committing suicide. इस तरह के पोजीशन के अंदर आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको एक आवाज सुनाई देगी, आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा कि जिसके अंदर वो इंसान सैक्रिफाइस करे पेश, तो इसके अंदर हेलुसिनेशंस जो है वो आपके साथ साथ आ जाती हैं। आपका एक्साइटमेंट कैटाटोनिक पोजीशन है, यानी कि इन वन वर्ड्स आपका एक साइड पे आप बिल्कुल स्टपर मेंटेन कर रहे हैं, कैसे पोजीशन बना के रख रहे हैं जहाँ पे यू नॉट गोइंग टू मूव इट ऑल, इमोबिलिटी आ गई है आपके अंदर। एंड द सेकंड वन जिसमें एक्साइटमेंट का फैक्टर आ रहा है, वहां पे आप इतना ज्यादा एजिटेटेड है, आपका हार्मफुल बिहेवियर हो सकता है बहुत ज्यादा फॉर अदर पीपल एंड फॉर इवन योरसेल्फ, यानी कि इन सच काइंड ऑफ अ फेज अ पर्सन कैन आइदर हार्म समवन, murder them even, or even commit suicide. ठीक है, during the intensity of the disease patient shows two speech disorders. अब speech disorders के अंदर एक इकोलेलिया आता है, यानी कि आप कुछ selected words हैं जो उनको वो मुसलसल रिपीट करता रहता है, या फिर कुछ सेंटेंसेस हैं 2 से 3 जो कि वो मुसलसल एक रोट लर्निंग की तरह, जिस तरह आप कोई रट्टा लगा रहे होते हैं किसी चीज को और आप उस चीज को रिपीट करते चले जाते हैं, उसी तरह से इकोलेलिया होता है वो बंदा, ये एक स्पीच डिसऑर्डर शो करता है। द सेकंड वन इज सेफोरेक्सिया। सेफोरेक्सिया में आप उनको जो भी बोलेंगे, जो भी पूछेंगे, वो एग्जैक्टली वही सेम वर्ड्स जो उनको रिपीट कर लेंगे, यानी कि इट्स लाइक पैरट करता है। तो दीज टू डिसऑर्डर्स आर जनरली सीन इन अ पर्सन विद कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। मूविंग ऑन, इसके कॉजेज क्या होते हैं? जिस तरह हमने बात की कि स्किज़ोफ्रेनिया की हम प्रीवियसली बात करते हैं, देयर आर नो स्पेसिफिक causes of schizophrenia, unknown causes हैं, generally related to the brain chemistry, genetics and your immediate environment में हो सकता है बहुत सारा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जिसकी वजह से आपके hallucinations ट्रिगर हो जाए, एंड इसको हमने रिलेट किया है न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ, डोपामीन एंड ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इसको रिलेट किया जाता है। Unusual activity in the parts of brain like forebrain and hypothalamus that govern the body movement. स्पेसिफिकली कैटाटोनिया की बात की जा रही है कि आपका स्किज़ोफ्रेनिया तो अगर प्रेजेंट है तो है, बट कैटाटोनिया जो है इट इज लिंक्ड विद unusual activity in the brain parts. The illness usually starts in your late teenage or young adulthood. It is a lifelong condition, but the right treatment will help ease your symptoms. If you have a family history of schizophrenia, you are more likely to have the condition. Also, drugs and alcohol can cause catatonic symptoms in some people with schizophrenia. The same is true for certain antipsychotic drugs, other medications you may take to treat an underlying mental disorder. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको प्रीवियस लेक्चर्स में। Second type is disorganized schizophrenia. Disorganized, it is also called hebiphenia. It is characterized by symptoms of extreme disorganization. यानी कि आपके जो generally hebiphenia is a Greek for adolescence and refers to the fact that this subtype of schizophrenia typically has an adolescent onset. आपको disorganized schizophrenia के किसी पेशेंट में आप देखते हैं डायग्नोज होता है कोई, तो यू डू नॉट लिंक इट विद चाइल्डहुड, वो आपका एडोलेसेंस में ही डायग्नोज होता है। प्राइमरी सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल इन दिस पर्टिकुलर टाइप इंक्लूड disorganized behavior, disorganized speech, inappropriate or flat affect. यहाँ पे हम hallucinations और delusions की बात नहीं कर रहे, हम बात करें disorganized behavior की। The common symptom of this particular subtype does not include any delusions or hallucinations. यानी कि इसके अंदर जो आपके cognitive symptoms हैं या जो आपके negative symptoms हैं वो ज़्यादा exhibit हो रहे होते हैं in comparison to your positive symptoms. आपके जो negative symptoms हैं उनके अंदर वो वाली चीजें आ जाती हैं जो कि generally आपने आपके behavior में होनी चाहिए, but वो slowly and gradually खत्म होती जा रही है, यानी कि flat effect आ रहा है, disorganized behavior आ रहा है, disorganized speech आ रही है। The disorganized type of the illness can make life extremely difficult for a person to carry out daily activities and be a productive member of the society. If left untreated, the disorganized symptoms may lead to major functional impairments. हो सकता है वो full-fledged schizophrenia में develop हो जाए। इसके अंदर अब डिफरेंसेस अगर हम देखें कि डिसऑर्गेनाइज्ड सब टाइप और अदर टाइप्स के अंदर डिफरेंस किस तरह से आए हैं, द वन इज बिजार ऑड बिहेवियर दैट टोटली अपीयर्स एमलेस, यानी कि इंसान की जो स्पीच है, जो उसका बोलना है, जो उसका करना है, वो सारा कोई सेंस नहीं बनाएगा। नाउ दीस आर द डिफरेंट सिम्टम्स जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप मेल स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में इसको पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुका है, बट वी आर गोइंग टू रिपीट इट वंस। Active behavior, the person might become very active, but the behavior that they engage in has no focus or no purpose. Purposeless behavior बहुत ज़्यादा आ जाता है, non-constructive behavior होता है, it generally has nothing to do with your real life, और उसका behavior जो होता है वो completely एक तो एक unpredictable होता है, unpredictable होता है, productive नहीं होता और just random behavior होता है।
देन एनेडोनिया यानी कि दे हैव अ जनरल लैक ऑफ प्लेजर। एवोल्यूशन आ जाती है, एवोल्यूशन के अंदर दे एक्सपीरियंस कंप्लीट लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं होती, कोई गोल्स नहीं होते, दे डू नॉट वांट टू कंप्लीट एनी टास्क, कोई सिंगल लाइक उनकी जो डेली रूटीन होती है दे आर अनएबल टू कैरी दैट आउट। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाती है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, एंड जब आपके थॉट्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज होती हैं, एंड व्हेन यू ट्राई टू स्पीक देम आउट वो आपकी अनऑर्गेनाइज स्पीच होती है, बिकॉज योर थॉट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज। आपके कॉग्निटिव पैटर्न्स जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ कन्वर्सेशंस और द थिंग्स गोइंग अराउंड यू, एंड स्पीच प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा मसले कर सकते हैं कि आपके स्पीच डिसऑर्डर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सम केसेस देयर स्पीच में बी हर्ड एज अ बंच ऑफ जम्बल्ड अप साउंड्स, and it should be noted that the person may make up words, written form of communication भी disorganized होती है, यानी कि you cannot even understand what you are thinking, इतनी disorganized thinking होती है वो। इस तरह से disorganized thinking है, अगर जो speech पे disorganized होगी, they might make no sense, completely no sense of what they're talking about, derailment बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि आप you jump from one topic to another मुसलसल, जिसके अंदर कोई sense या कोई कनेक्टिविटी नहीं रह जाती। देन फ्लैट इफेक्ट यानी कि बहुत ब्लंट और फ्लैट किस्म की उनकी इमोशंस नहीं होते उनके अंदर, तो उनकी जो स्पीच होती है वो बहुत ज्यादा फ्लैट होती है। देन ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, केटाटोनिक बिहेवियर भी आ सकता है इसके अंदर। The ability to perform basic tasks and अपने आप को ख्याल रखना, उनकी जनरल जो लाइफ हैबिट्स होती हैं, पर्सनल हाइजीन, सेल्फ केयर, दे कैन नॉट टेक दैट। दे कैन इवन एक सिंपल शर्ट पहनने में या बटन बंद करने में भी उनको मसले हो रहे होते हैं। दिस बिहेवियर may feel normal to the individual with schizophrenia but appear highly or bizarre to the other people. It can be childish, it can be silly, it can be aggressive, it can be violent। ठीक है, हो सकता है कि in response to people जो उनको फीडबैक मिल रहा है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए। देन इनअप्रोप्रिएट इमोशन, यानी कि या तो कोई इमोशन नहीं होगा या फिर बहुत इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि अ पर्सन में स्माइल, लाफ और ग्रिमेस एट अ फ्यूनरल, यानी कि उसकी हंसी छूटना शुरू हो जाएगी या उसकी स्माइल निकल जाएगी। दैट क्लियरली शोज कि उस इंसान को ओरिएंटेशन उसकी जो है वो काम नहीं कर रही, यानी कि वो बंदा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि सिचुएशन कैसी है और मेरा इमोशनल एक्सप्रेशन किस तरह का होना चाहिए। देन फेशियल रिस्पॉन्सेज हो सकता है वो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या जस्ट इन जनरल बहुत पुसरी फेसेस बनाना शुरू कर दें, बहुत इनअप्रोप्रिएट किस्म के फेशियल एक्सप्रेशन शो करना शुरू कर दें। एंड यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई हादसा हो गया, कुछ बुरा हो गया, वो सुन के उसको हंसना शुरू कर देंगे, तो ये आपके इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस के अंदर आ जाएगा। The third one is paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia generally paranoid delusions में आता है, जिसके अंदर लोग बहुत unreasonably suspicious हो जाते हैं। Now, one thing that you need to know over here is कि paranoid symptoms या paranoid schizophrenia does not generally आप अगर generally careful हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको generally आप किसी एक particular event की वजह से careful बहुत ज्यादा हो गए, तो वो paranoia में आ सकता है, वो paranoid symptoms कहलाए जा सकते हैं, वो paranoid schizophrenia नहीं है, paranoid delusions नहीं है। delusions का मतलब ये है कि false belief होगा, एक firm belief होगा जो कि reason to be shown like अगर हमको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसको paranoid delusion के फॉर्म में आता है। And this can make it hard for them to hold a job, run errands, have friendships and even go to the doctor। अगर इसके अंदर सिम्टम्स में किस तरह के आ सकते हैं कि a co-worker is trying to hurt you like poison your food, आपको जान से मारना चाहता है कोई, your spouse or your partner, your life partner, they're cheating on you, जी आपके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो स्पाई कर रही है, FBI आपके पीछे लगी हुई है, ISI आपके पीछे लगी हुई है, आपका फोन अगर है तो उसका कैमरा को आप टेप लगा देंगे, you are being watched continuously, या आप इस तरह के बिहेवियर शो करें कि आप जिस तरह आपके पीछे दुनिया पूरी लगी हुई है, and the people in your neighborhood वो आपके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, they're trying to harass you, they're trying to frame you in something, यानी frame you का मतलब ये आ जाता है कि वो आपको किसी चीज में फंसा के आपको अंदर करवाना चाहते हैं, जेल में डलवाना चाहते हैं, आपको मरवा देना चाहते हैं। इस तरह की आपका पैरानोया जो है वो इस तरह के डिल्यूजन्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, यानी delusions of persecution, ठीक है, and they reflect profound fear and anxiety along with loss of ability to tell what's real and what's not real, यानी कि आप जनरली समझ नहीं पाते कि जो आपको समझ आ रही है, जो आपको पैरानोया हो रहा है, क्या वो वाकईतन ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में या नहीं हो सकता, there is no sense of it।
इसके अंदर अब हम आगे मजीद जो सब टाइप्स में हम पढ़ेंगे, हमने 3 जो पढ़ी हैं वो टाइप्स हैं, जो आपकी अनडिफरेंशिएटेड या फिर आपकी रेसिडुअल है, ये आपकी सब टाइप्स हैं। अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आपके सारे मिसलेनियस सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर आप हेलुसिनेशंस, डिलूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और इनकोहेरेंट बिहेवियर होता है, लेकिन इनको फिर भी हम किसी पर्टिकुलर टाइप में नहीं लेके आ सकते। जनरलाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आता है। एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब ये होता है कि आपको किसी किस्म का ट्रॉमा है, आपको बहुत बुरा किस्म का सेटबैक लगा है, इट कैन बी डेथ ऑफ अ लव्ड वन, इट कैन बी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, कोई आपने बहुत ड्रास्टिक कोई इवेंट देख लिया, यू हैव सीन अ वॉर, यू हैव सीन अ वेरी हॉरिफाइंग काइंड ऑफ एन इंसिडेंट, ठीक है, ये कोई बहुत एक्सीडेंटल किस्म की कोई इंसिडेंट हो गया जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर है, एक साइकिक ट्रॉमा मिला है आपको। आफ्टर दैट आपको इस तरह के सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाए, वो एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में आता है, जिसके अंदर आपके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इट मे बी ट्रीटेड इन वीक्स, लेकिन वो किसी और तरीके में चेंज्ड फॉर्म में दोबारा से आपके सामने आ जाते हैं, या फिर वो क्रॉनिक बन जाते हैं आपके सिम्टम्स। क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया जो होते हैं, इसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जनरली इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की एक आउटलुक होती है एक पेशेंट की कि द पर्सन माइट डेवलप फुल फ्लेज सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी और मैल एडजस्टमेंट हुई, या अगर इफ इट गोज अनचेक्ड या अनट्रीटेड, इट विल डेवलप अ फुल फ्लेज स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर ईगो डिस्टर्बेंसेस होते हैं आपके बचपन के, जो कि आपको ससेप्टेबल बनाते हैं। इवन इफ यू आर स्किज़ोइड फीनिक्स, अगर आपको if you have a schizoid personality, it may ट्रांसलेट इनटू क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि अगर अनचेक्ड अनट्रीटेड रहे तो फुल फ्लेज स्किज़ोफ्रेनिया बन जाता है। यानी कि माइल्ड सिम्टम्स हैं which may develop it predisposed you, या आप susceptible हैं to develop a full fledged schizophrenia. The second subtype is residual one. अच्छा, जो हमने अभी अनडिफरेंशिएटेड पढ़ा है, इसके अंदर ये है कि सिम्टम्स आ रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर करेंटली आइदर यू हैवंट फेस्ड इट और यू आर फेसिंग इट। जो आपका रेजिडुअल टाइप है, ये है कि आपने फेस कर लिया, आपने फुल फ्लेज ब्लोन, आपने सिम्टम्स फेस किए, स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड आपके साथ एक हुई, और उसके बाद जो है आपके पास कुछ साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो रह गए हैं, मेजर नहीं, बट समथिंग इज लेफ्ट। जनरली आपके जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो समटाइम्स आते हैं, वो वैक्सिंग एंड वेलिंग काइंड ऑफ चीज होती है कि किसी टाइम वो है, किसी टाइम वो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स यानी कि आपके डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, वो सब कुछ खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आपके जो ये वाली सब टाइप होती है, इसके ऊपर फोकस ये होता है कि रिहेबिलिटेशन पे फोकस किया जाए, इंसान को साइको सोशल ट्रीटमेंट दी जाए, ताकि वो दोबारा से सोसाइटी में जाके रहना स्टार्ट कर सके, और उसके जो रेजिडुअल सिम्टम्स हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। तो लेट मी जस्ट समराइज द सब टाइप्स फॉर यू. Types and subtypes. You have 3 types: catatonic schizophrenia, disorganized schizophrenia, paranoid schizophrenia. अब इनको जिस टाइम क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू DSM-5, इनको लिखा जाता है schizophrenia with catatonia, ठीक है, यानी कि कोमोर्बिड कैटाटोनिया। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, the new name for this condition is schizophrenia with catatonic features और स्किज़ोफ्रेनिया विद कैटाटोनिया। इसी तरह से आपका डिसऑर्गेनाइज्ड फीचर्स आते हैं, इसी तरह से पैरानोया आता है, ठीक है, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ कोमोर्बिडिटी कि आपका स्किज़ोफ्रेनिया है विद पैरानोइड सिम्टम्स और विद पैरानोया और विद persecutory delusions, ठीक है, हम इस तरह से देखते हैं। Now delusions and beliefs और thoughts, ये सारी चीजें डिफरेंट है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना आपने। एंड द सब टाइप्स आर रेजिडुअल और अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड में ये है कि सिम्टम्स वैक्सिंग एंड वेनिंग आते हैं, जाते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं इन अ माइल्ड फॉर्म, और रेजिडुअल में ये है कि आपका एक फुल एपिसोड रह गया, गुजर चुका, मेजर जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल किया जा चुका हुआ है, पॉजिटिव सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं, नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट है, एंड नाउ यू हैव टू वर्क अपॉन rehabilitating and managing the symptoms that are left. This was all related to schizophrenia and its types, and I think with this lecture, with lecture number 19, we have covered our chapter completely, and we will be brushing through the whole chapter very briefly in the next lectures that we're going to do, so that we can actually compile and understand कि हमने क्या disorders जो हैं उनको पढ़ लिया हुआ है. That is all for today. Thank you. Allah Hafiz.